हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। अपने स्कूल व्याख्याता हिंदी की सेकंड प्रश्न पत्र में एक तो काव्य शास्त्र की एक स्नातकोत्तर स्तर की क्लास लगाई थी। अब जो अपने क्लास लगा रहे हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास लगा रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में पुराने पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में जितने भी इतिहास के प्रश्न 40 से 50 प्रश्न पूछे गए वो सारे के सारे यहाँ आपने एनालाइज करेंगे। जितने भी नए साथी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। चलो अपने शुरू करते हैं। आज का जो पेपर है वो पेपर है 24 जुलाई 2016 को जो पेपर हुआ था प्राध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षा 2015 का पेपर है। ये अपने सोल्व करेंगे। इसमें जो इतिहास के प्रश्न है वो इतिहास के प्रश्न और जो स्कूल व्याख्याता के जितने भी बच्चे हैं उनके तो इतिहास के प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है भाई। पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न आपके सामने ये है। पहला प्रश्न देखो, पहला ही प्रश्न कितना सरल है देखो। ये बहुत बार पूछा गया है। बिसल देव की नायिका का क्या नाम है? बिसल देव की नायिका का नाम है, बिसल देव की नायिका का नाम राजमती है भाई। क्या नाम है? राजमती है बिसल देव की नायिका का नाम। पहला प्रश्न है बिसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? बिसल देव चौहान की विग्रह राजा तूर्त की नायिका का क्या नाम है? तो राजमती है। याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, पद्मावती याद न करके कौन सी है? तो राजमती। अगला प्रश्न है वो है इनमें से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है? प्रामाणिक माना है। किस विद्वान ने प्रामाणिक माना है? शुक्ल जी ने अप्रामाणिक माना है भाई। शुक्ल जी ने अप्रामाणिक माना है। इनकी ट्रिक में एक अलग सी वीडियो बना के आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। अभी पृथ्वीराज रासो को किसने प्रामाणिक माना, किसने अप्रामाणिक माना और किसने अर्ध प्रामाणिक माना। ये श्याम सुंदर दास है, इन्होंने प्रामाणिक माना था। श्याम सुंदर दास ने प्रामाणिक माना था। ये जो बुलर है इन्होंने अर्ध प्रामाणिक माना था। और ये है इन्होंने भी अर्ध प्रामाणिक माना। तो पूछा गया है किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है? तो किसने माना? श्याम सुंदर दास। अगर श्यामल दास होता तो अप्रामाणिक होता भाई। श्यामल दास होता तो क्या होता? अप्रामाणिक होता। इसमें जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक, अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान है उनकी एक ट्रिक अलग से आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। बने रहना वीडियो में। आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में आपको एक अलग से ट्रिक वाली भी जो सीरीज है वो सीरीज आपके लिए चला देंगे। इसमें उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। अगला है देखो, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जब इसमें देखें तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न 2013 की भर्ती से रिपीट हुआ प्रश्न है। ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं भाई, ऐसे रिपीट प्रश्न होते हैं। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया। मैंने यह लिखवाया था पिछले वीडियो में, मैंने यह लिखवाया था कि राष्ट्र प्रेम नहीं है, सुंदर चित्रण नहीं है, बल्कि तो संकीर्ण राष्ट्रीयता है। या तो संकीर्ण राष्ट्रीयता है या फिर संकुचित राष्ट्रीयता है भाई। संकुचित राष्ट्रीयता है। ठीक है, तो इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया, ये गलत हो जाएगा। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य का की अन्यतम विशेषता है। शौर्य और विलासिता दोनों का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है, बिल्कुल सही बात है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ सुंदर चित्रण इसी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये 2013 की भर्ती का रिपीट प्रश्न है। ऐसे ही मैं 2024 तक के पेपर कराऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भी अपने प्रश्न है वो गलत नहीं होंगे, क्योंकि स्कूल व्याख्याता में जो बड़ा वेटेज होता है वो इतिहास का वेटेज होता है। इसके अलावा काव्य शास्त्र का वेटेज होता है। आपको काव्य शास्त्र के सारे वीडियो करा दिए, आपको स्नातकोत्तर स्तर के सारे वीडियो करा दिए। अब आपके लिए करवा रहे हैं इतिहास के प्रश्न। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा एक नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा एक नंबर। एक नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ये रिपीट हो रहा है प्रश्न। 39वां प्रश्न देखो, किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? सिद्ध सामंत काल तो किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था। याद है ना? सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था बच्चों? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन इसका उत्तर हो जाएगा। सिद्ध सामंत काल। ठीक है, सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। इसका भी एक अलग से वीडियो बना देंगे कि किस किस विद्वान ने क्या क्या उपाधि दी है आदिकाल को।
किस नाम से जाना है? हाँ, अवधि की। तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? ऐसे याद कर लेना, अंत में जो ई की ध्वनि आती है ना, विनय पत्रिका को छोड़ करके अंत में ई की ध्वनि आती है, वो सारी की सारी ब्रज भाषा की रचना है। ऐसे ट्रिक के हिसाब से याद किया करो भाई। अब राम 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 बरबर जाप, ऐसे करके ट्रिक है, इनकी ट्रिक मैं आपको लिखवा दूंगा, बता दूंगा, इसकी भी ट्रिक बना दूंगा, चिंता ना करे भाई। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर वाला। ठीक है, कवितावली है, कवितावली की भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। ई जिसके अंत में आता है वो सारे के सारे ब्रज भाषा के हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि अष्टसाप से संबंधित नहीं? एक दिन मैंने ट्रिक लिखवाई थी, छूप कूप क्रोच नच। ठीक है, और इसके अलावा अष्टसाप का कौन सा कवि नहीं है? तो जो ये नावादास है, ये अष्टसाप का कवि नहीं है। ठीक है ना, नावादास अष्टसाप का कवि नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा इसका। नावादास अष्टसाप का कवि नहीं है। इसमें देखा जाए, ये दोनों के दोनों ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, और ये विठलनाथ जी के शिष्य थे। ये विठलनाथ के शिष्य थे। गोविंद दास या गोविंद स्वामी तो विठलनाथ के शिष्य थे। ये दोनों के दोनों किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के। 4 कवि तो वल्लभाचार्य के लिए और 4 कवि विठलनाथ के लेके, और विठलनाथ जी ने अष्टसाप की स्थापना की थी। ठीक है, कितने कवि थे अष्टसाप में? तो 8 कवि थे। याद कर लेना, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य। और अष्टसाप के प्रवर्तक कौन है? तो विठलनाथ है। निम्न में से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? देखो, संत काव्य अग्रदास, राम काव्य से संबंधित है अग्रदास। अग्र अली अग्रदास राम काव्य से संबंधित है अग्रदास, राम काव्य के कवि है ये। संत काव्य से संबंधित नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? अग्रदास हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, कबीरदास भी है, रैदास भी है और धन्ना भी है, ये तीनों के तीनों संत काव्य से संबंधित है। अगला देखो, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी हुए हैं, ये किसने कहा था? ये ग्रियर्सन ने कहा था। कोई इसका उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी मत कर देना, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था भारत का लोकनायक वही हो सकता है तो समन्वय कर सके। तुलसीदास में समन्वय की विराट चेष्टा थी। समन्वय की विराट चेष्टा के कवि, समन्वय की विराट चेष्टा के कवि, ये क्या हो जाएगा? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, और तुलसीदास में समन्वय की विराट चेष्टा थी, ये तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए, ये किसने कहा था? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन वही है जिन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। क्या कहा था? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने वाले कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। जॉर्ज ग्रियर्सन वही है जिन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था? तो ये देखो, ललित ललाम रचना किसकी है? ये पिछली बार भी आया है, ये भी 2013 के स्कूल लेक्चरर से रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। फर्स्ट ग्रेड 2013 रिपीट प्रश्न है। ललित ललाम किसकी रचना है? ललित ललाम किसकी रचना है? तो मतीराम की रचना है। मतीराम ललित ललाम। ठीक है, ललित ललाम मतीराम, रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, 45वां प्रश्न है, वो है कि इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? कौन सी रचना देव की नहीं है? रस विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, रसमंजरी, ये तो नंददास की है। रसमंजरी किसकी रचना है? तो नंददास की है। ठीक है ना, रसमंजरी रचना किसकी है? नंददास की। कौन सी रचना नहीं है तो कौन सी हो जाएगी? 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा, नंददास की नहीं है। ठीक है, अगला है, कौन सी रचना सेनापति की है? कौन सी रचना सेनापति की है? सेनापति की रचना कौन सी है? तो कवित्र रत्नाकर सेनापति की है। ये रचना किसकी है? तो ये भिखारी दास की रचना है। कवि कुल कल्पतरु रचना किसकी है? तो ये चिंतामणि की है। ये रचना किसकी है? तो ये चिंतामणि की रचना है। ये जो छंदमाला रचना है, ये तो बहुत प्रसिद्ध रचना है। कितना नंबर प्रश्न है ये 46वां नंबर प्रश्न है। 46वां नंबर प्रश्न, कौन सी रचना सेनापति की नहीं? छंदमाला रचना। ये छंदमाला तो बहुत प्रसिद्ध रचना है। छंदमाला किसकी की है? छंदमाला, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्री का। ये छंदमाला किसकी रचना है? तो ये किसकी हो जाएगी? ये ये हो जाएगी छंदमाला केशव की। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की, और श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, ये किसकी हो जाएगी? तो ये भिखारी दास की हो जाएगी।
अगला प्रश्न है 47वां, भाषा भूषण। देखो ये भाषा भूषण फिर 2013 का जो स्कूल लेक्चरर है, ये रिपीट हो रहा है, प्रश्न रिपीट हो रहा है। भाषा भूषण के लेखक कौन है भाई? चिंतामणि है। भाषा भूषण के लेखक कौन है? तो चिंतामणि है। ठीक है, अगला देखो, इनमें से कवि गणानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? उनकी कविता दरबार तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी। बिल्कुल सही बात है, गणानंद की रचनाएं हैं वो दरबारी संस्कृति से दूर थी। ये प्रेम की पीर के कवि थे। बिल्कुल सही बात है, ये प्रेम की पीर के कवि, प्रेम के प्रवीण धीर पथिक और जबादानी का दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है, ऐसा शुक्ल जी ने कहा है। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग, अरे रे रे, इसने तो अभिधा शक्ति का, शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग नहीं किया है, बल्कि कौन सी शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग किया है? व्यंजना शब्द शक्ति का। तो ये तो उत्तर इसका गलत हो जाएगा। विरोधाभास इनका अत्यंत प्रिय अलंकार था। बिल्कुल सही बात है। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहू पदेहू छटांक नहीं। तो ये कौन सी भाषा है इनकी? तो इनकी विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, लोगन लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत। तो ये गणानंद की पंक्तियां है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, अभिधा शक्ति में बात नहीं करते बल्कि व्यंजना शक्ति में बात करते हैं ये। 49वां प्रश्न है, कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है? याद रख लेना, मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन है, मृगावती कुतुबन की है, मधुमालती मंजन की है, चित्रावली उस्मान की है। चित्रावली उस्मान की है, मृगावती कुतुबन की है। कुत्ते के पीछे मृग के पीछे कुत्ता भागता है। ठीक है, मधुमालती मंजन कवि की रचना है। ठीक है, मुल्ला दाऊद रचना किसकी है? मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? तो चंदायन हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर वाला। ठीक है, 2 नंबर वाला इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 50वां प्रश्न, जायसी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? अब गलत कथन पूछा गया है। ये जो गलत कथन है, ये देखो, ये जो गलत कथन है, ये जो गलत कथन है, इसमें पहला ऑप्शन देखो, तुलसी कृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। ये गलत हो जाएगा। ये तुलसी के अनुकरण पर नहीं है, बल्कि जायसी के अनुकरण पर तुलसी ने लिखी थी भाई। जायसी का अनुकरण किसने किया था? जायसी का अनुकरण किसने किया था? तुलसी ने किया था। याद रख लेना, किसने किया था? तुलसी ने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुद मानते हैं। ठीक है, ठेठ अवधि, यहां आके अवधि भाषा। तो तुलसी की रचनाएं हैं, जो तुलसी के मार्गदर्शक कवि, यहां लिख देता हूं मैं, तुलसी के मार्गदर्शक कवि अगर कोई है तो तुलसीदास के मार्गदर्शक कवि ये जायसी है। ठीक है, जायसी है, क्योंकि जायसी तो 1542 ईस्वी में जायसी का देहांत हो गया था, और तुलसी का जन्म तो 1532 ईस्वी में हुआ था। कैसे जायसी तुलसी के अनुकरण पर लिखेंगे? ये भी तो गलत है। तो ये उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है। बिल्कुल सही बात है, इसकी भाषा ठेठ अवधि है। इस अवधि भाषा को ही तो तुलसी ने ग्रहण किया था बाद में। इसमें नागमती का वियोग वर्णन है, वो प्रवास जन्य विरह काव्य है। बिल्कुल सही बात है, प्रवास जन्य विरह काव्य। नागमती का वियोग वर्णन है, वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। जयसी का वियोग वर्णन हिंदी से, सॉरी, नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। अगला ऑप्शन है, मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये प्रश्न तो वैसे डिलीट हो गया था भाई, ये प्रश्न तो डिलीट हो गया था। उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण किया। ठीक है, लोक जीवन में रसी बसी भाषा का प्रयोग किया। कृष्ण को मसीधर, नंदनंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया। उनकी भक्ति है वो माधुर्य भाव की है। विशेष संप्रदाय अर्थात संप्रदाय निरपेक्ष भक्ति थी। इनकी भक्ति कौन सी थी? तो संप्रदाय निरपेक्ष भक्ति थी। ये डिलीट हो गया था, प्रश्न ही डिलीट हो गया था ये। ठीक है, ये प्रश्न ही डिलीट हो गया, तो इस पे अपने बात ही नहीं करेंगे। जो डिलीट प्रश्न उन पे बात क्यों करें, जिन पे अपने प्रश्न बनते हैं और ज्यादा उन पे बात करेंगे अपने। आगे जो है अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। किस मध्यकालीन कवि का एक प्रश्न आपके रिपीट होगा, याद रख लेना, राजस्थान का कौन सा कवि नहीं है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये रिपीट होगा भैया। ये रिपीट होगा कि राजस्थान से संबंध रखने वाला कौन सा संत कवि नहीं है, राजस्थान से संबंध रखने वाला कौन सा
निर्गुण कवि नहीं है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये जो संत कवि है ना, वो राजस्थान से नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुक का कह गए सबके दाता राम। कहने वाले कौन है? मलुकदास है। उत्तर प्रदेश से इनका संबंध था भाई। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये उत्तर प्रदेश के थे। बाकी नागरीदास, ठीक है, संत पीपा, ये नागरीदास तो वही है, बड़ी ठणी वाले, बड़ी ठणी वाले ये किशनगढ़ वाले। दादू दयाल और संत पीपा ये राजस्थान से संबंध रखते हैं। कबीरदास के से संबंधित कौन सा कथन गलत है? देखो, वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक स्थान दिया, बिल्कुल सही बात है। वे जाति, प्रांत, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। पूजा पाठ को भक्ति के लिए आवश्यक मानते हैं, गलत है भाई। एक ऑप्शन पिछले जो 2013 की भर्ती में ये पूछा गया था, उसमें पूछा गया था तीर्थाटन पर जोर देते हैं, इनमें पूछ लिया पूजा पाठ पर जोर देते हैं। इनकी विशेषताएं थोड़ी याद कर लेना भाई, ठीक है ना, इनकी विशेषताएं है थोड़ी याद कर लेना। 4 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका, इसका उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। 54वां देखो, रीतिकाल के नामकरण के संबंध में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है? रीति शब्द प्रयुक्त होता है गुणों पर आधारित विशेष प्रकार की पद रचना, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां ये सही नहीं है भाई, यहां ये सही नहीं है। अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि का वे शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित, बिल्कुल सही बात है। ये सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित नहीं है। वैदर्भी गौड़ी रीति तो है ही नहीं, बिल्कुल श्रृंगार रस वाली है, तो वैदर्भी गौड़ी रीति कहाँ आएगी? वीर रस वाली रचना है तो सिर्फ भूषण ही लिखते हैं, बाकी सारे तो श्रृंगार रस में लिखते हैं ज्यादातर, तो वैदर्भी और गौड़ी रीति तो आएगी नहीं, गौड़ी रीति तो खास कर नहीं आएगी, तो उत्तर नंबर 2 हो जाएगा इसका, ठीक है, 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, महाकवि बिहारी और उनकी सच्चाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण, पहले पहल द्विवेदी युग में होता है, ऐसे याद रख लेना। श्रीधर पाठक कौन है भाई? श्रीधर पाठक है, वो प्रकृति का आलंबन रूप में पहली बार चित्रण करते हैं। बाकी सारे के सारे कवि उद्दीपन रूप में चित्रण करते हैं, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण करते हैं। सिर्फ एक कवि है जो पहली बार चित्रण कर रहा है, वो कौन है? तो श्रीधर पाठक है, ठीक है ना, वो द्विवेदी युग का है, उससे पहले आलंबन रूप में चित्रण नहीं होगा। लोक ज्ञान सही है, काव्य ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, तीनों का सुंदर समन्वय सच्चाई में देखने को मिलता है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे। सच्चाई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही बात है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। उत्तर कौन सा गलत हो जाएगा? उत्तर नंबर 1 गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 55वें में कौन सा उत्तर गलत हो जाएगा? तो 1 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो 55वें में गलत हो जाएगा। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? एक ये भारतेंदु मंडल के सदस्य आएंगे भाई, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, जो जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं उनकी मैं क्लास लगा दूंगा। ये 2013 की भर्ती से रिपीट प्रश्न है। किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र का, बिल्कुल सही है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये तो उत्तर छायावाद के हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन ये तो उत्तर छायावाद के हैं भाई। हाँ, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन है, ठाकुर जगन मोहन सिंह है, बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। हाँ जी भाई, अगला जो प्रश्न देखते हैं वो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है वो है कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है? भारत दूरदशा है, नील देवी है, अंधेर नगरी है, प्रेम मोहिनी, ये तो लाला श्रीनिवास दास की है भाई, ये तो लाला श्रीनिवास दास की रचना है, ठीक है। प्रेम मोहिनी कौन सी किसकी रचना है? तो ये लाला श्रीनिवास दास की हो जाएगी, ठीक है ना, लाला श्रीनिवास दास की हो जाएगी। उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा? उत्तर नंबर 3 हो जाएगा भाई। कौन सा उत्तर हो जाएगा? 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा था। जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, साकेत
साकेत तो किनका लिखा हुआ है? मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का लिखा है। वैदेही बनवास तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियों जी का लिखा हुआ है। लेकिन उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो प्रिय प्रवास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो प्रिय प्रवास। हाँ जी। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। याद रख लेना, किसने कहा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम क्या है? तो साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। भाषा योग विशिष्ट किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। भाषा योग विशिष्ट किसकी रचना है? तो राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। याद रख लेना, ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं भाई, ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं। सॉरी, हाँ जी। अगला है मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं? मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना ने? अभी तो अपने जिक्र किया है, रंग में भंग है, भारत भारती है, द्वापर है, वैदेही बनवास। वैदेही बनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो जी की रचना है। वो किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो जी की रचना है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो जी की रचना है। हाँ जी, आगे है छायावाद से संबंधित। आपको मैं विशेष बात बताऊं, ये प्रश्न मेरा स्कूल व्याख्याता में गलत हो गया था। कृपया करके आप गलत मत कर देना। इतना सरल प्रश्न है, लेकिन फिर भी अगर जल्दबाजी कर दोगे तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। मेरा गलत हो जाएगा, हो गया था। स्कूल व्याख्याता में जिस भर्ती में मेरा चयन हुआ था, उसी भर्ती में ये प्रश्न आया था, और किस्मत ऐसी देखो, ये प्रश्न मुझसे गलत हो गया था। अच्छी तरीके से याद किया हुआ था, फिर भी गलत हो गया था। देखो कैसे। छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, बिल्कुल सही बात है। कल्पना की अतिशयता, बिल्कुल सही बात है। कल्पना बहुत ज्यादा थी उनमें, अतिशयता कल्पना की अधिकता। सूक्ष्म के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, सॉरी, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह नहीं है भाई। ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया, मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये उल्टा घुमाया गया है। डॉक्टर नगेंद्र की ये परिभाषा है, ये डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है। और डॉक्टर नगेंद्र ने तो क्या कहा था? उन्होंने तो कहा था स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल जो बड़े आदमी हैं उनके प्रति छोटे विद्रोह कर रहे हैं, वो है छायावाद। और इसमें क्या कह दिया गया था? सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह। तो ये उत्तर गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये मुझसे गलत हो गया था भाई। मैंने बहुत दिमाग लगाया था, बहुत दिमाग लगाया था क्या हो सकता है, लेकिन दिमाग यहाँ नहीं गया कि सूक्ष्म के प्रति स्थूल स्थूल का विद्रोह भी हो सकता है उत्तर इसका। ठीक है, कोई बात नहीं, आप गलती मत करना ऐसी। ऐसे मत सोचना कि सर का गलत हो गया तो मेरा भी गलत हो सकता है। ऐसे नहीं होगा भाई गलत, ऐसे गलत नहीं होगा। ये जो 63 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का सही कालक्रम कौन सा है? ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। बिल्कुल सही बात है। ये 4 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न तो आप धीरे धीरे रिपीट करोगे ना, तो रिपीट करोगे तो ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। डरना मत कि ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो भी क्या करेंगे हम। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेव वर्मा के काव्य संग्रह का सही क्रम है, इनको मैं लिखवा ही देता हूं। नी रे नी से याद है, ऐसी ना। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्य, यामा, दीपशिखा। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा? 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है ना, तो नीर है, नीस है, याद है, क्या हो जाएगा? तो इसमें 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। इसकी ट्रिक लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके भी पूछा जा सकता है। प्रसाद की कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये देख लो, यह 16 सर्गों में कहां विभक्त है? ये तो 15 सर्गों में विभक्त है भाई। ठीक है, यही उत्तर गलत हो जाएगा। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। बिल्कुल सही बात है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने अत्यंत सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है। बिल्कुल सही बात है। ये जो 15 सर्ग है, इनको नंबर वाइज याद करवा दूंगा, आपको ट्रिक करवा दूंगा।
बने रहना यूट्यूब पर, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेके आऊंगा। स्कूल व्याख्याता से पहले सारे के सारे प्रश्नों की ट्रिक बता दूंगा आपको। इनकी एक ट्रिक है, चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया, अक्रम की ईर्ष्या से ईड़ा ने स्वप्न में संघर्ष किया, नींद रह निर्वेद दर्शन रहस्य और आनंद। 15 सर्ग थे, 15 सर्ग 1 सेकंड में बोल दिए मैंने, ऐसे ही आप बोल दोगे। ठीक है, लिखवा दूंगा इनकी ट्रिक, कोई बात नहीं। इनकी 15 की 15 सर्गों की ट्रिक लिखवा दूंगा मैं आपको। तो इसका उत्तर कौन सा गलत हो जाएगा, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो माना जाएगा। दिनकर की रचना कौन सी है, दिनकर की कौन सी रचना है, तो दिनकर की कौन सी, रसवती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी। उर्वशी को कामाद्यात्म की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, कामाद्यात्म की संज्ञा दी जाती है। दिनकर की काव्य कृतियों का सही संकलन है, तो 66वें में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 66वें में 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। सेकंड ग्रेड वाले भी ध्यान रखना, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र लग रही है वहां। इसका कथानक महाभारत से लिया गया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, नहीं है ये गांधीवादी। इसमें 7 सर्ग है, बिल्कुल सही बात है ये। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध और शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल सही बात। गांधीवादी विचारधारा नहीं। युद्ध की विभीषिका को कहा इस काव्य का नायक बनाया गया था। युद्ध की विभीषिका को इस काव्य का नायक बनाया गया था, याद रखना। इस कवि की रचनाएं तार सप्तक से संबंधित नहीं है। ट्रिक, वैसे तो मैंने एक स्पेशल वीडियो तार सप्तक की ट्रिक का बनाया हुआ है, लिख देना तार सप्तक की ट्रिक भाई संदीप सुडा, तो आ जाएगा वीडियो, तो उसमें आप देख लेना। ये वीडियो में लिखता हूँ, ट्रिक बनाता हूँ यहाँ। राम नेमी भारत प्रभा गिरिजा की मुक्ति अगे। ये ट्रिक वैसे अलग से मैंने बनाई हुई है, याद रख लेना। तो इसमें प्रभा ये वाली प्रभा रही, राम ये वाले राम रहे, मुक्ति ये वाले मुक्ति बोध रहे, धर्मवीर भारती इसमें उत्तर है गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धर्मवीर भारती जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ जी। अपने आगे बढ़ते हैं, इसकी ट्रिक को याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपके लिए बहुत काम आएगा आगे। प्रकाशन की दृष्टि से आगे की कौन सी रचना, प्रकाशन की दृष्टि से आगे की कौन सी रचना, सॉरी आगे की काव्य कृतियों का सही क्रम कौन सा है। इत्यलम, हरिघास पर सनवर, बावरा, अहेरी और आंगन के पार। ये उत्तर गलत हो, सही हो जाएगा। सॉरी, इत्यलम, हरिघास पर सनवर, बावरा, अहेरी और आंगन के पार द्वार। ठीक है, आंगन के पार द्वार रचना ये रिपीट हो रही है। आंगन के पार द्वार वही रचना है जिन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कितनी नावों में कितनी बार पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चौथा सप्तक से संकलित नहीं है, ट्रिक याद कर लेना, लिख लेना इनकी। कुंभज, अवधेश, श्री राम, किशोरा, राजेंद्र, स्वदेश, सुमाना अर्थात सुमन राजे, सुमाना, राजकुमार, कुंभज। ठीक है, कुंभज आ गया। ये जो स्वदेश है ये वाले स्वदेश आ गया। किशोर है ये वाले किशोर आ गया। शमशेर बहादुर, भवानी शकुंतला, हरि रघुवीरा, नरेश बहादुर, ये तो दूसरा सप्तक के है भाई। कौन से सप्तक के हैं, तो ये दूसरा सप्तक के हैं। ऐसी ट्रिक आपके लिए लिखवाई हुई है, अलग से तार सप्तक का वीडियो बनाया हुआ है, आप भी इसको देख लेना, आपके प्रश्न पक्का पूछा जाएगा तार सप्तक से संबंधित। देखो, हाँ, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है, देखो कितना सरल। प्रेमचंद द्वारा रचित कौन सा है, तो रंगभूमि, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। ठीक है, पूरा 360 डिग्री विश्लेषण कर रहे हैं। झूठा सच यशपाल का है, झूठा सच किसका है, यशपाल का है। 2 भागों में है, वतन और देश, देश का भविष्य, वतन और देश। एक भाग तो है इनका वतन और देश, और दूसरा भाग है देश का भविष्य। 2 भागों में है ये, याद रख लेना। आपके पेपर में आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यशपाल का झूठा सच है वो कितने भागों में है, 2 भागों में है। कौन कौन से है, वतन और देश, देश का भविष्य। ठीक है ना। सूरज का 7वां घोड़ा, ये तो पता ही है आपको, ये तो धर्मवीर भारती है। सूरज का 7वां घोड़ा तो किसका है, धर्मवीर भारती का है। ठीक है, वही जो सत्ती, सत्ती वाला ही धर्मवीर भारती का है। हाँ, लेखन प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद कृति इन उपन्यासों का सही क्रम है। इनकी ट्रिक लिख देता हूं, आपके लिए काम आएगी।
सेवा प्रेम रंग काया निर्मल गबन कर्म गोदान। ठीक है, सेवा सदन। ठीक है, रंग भूमि, गबन और कर्म भूमि। ये 3 नंबर वाला उत्तर गलत हो जाएगा। सॉरी, 3 नंबर वाला उत्तर सही हो जाएगा। सेवा, रंग, गबन और उसके बाद में कर्म भूमि, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला उत्तर सही। 72वें में 3 नंबर वाला उत्तर सही हो जाएगा। 72वें में कौन सा सही हो जाएगा? तो 72वें में 3 नंबर वाला उत्तर सही हो जाएगा। इसकी ट्रिक याद कर लेना। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, ये ट्रिक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में आपके काम आएगा। सेवा प्रेम रंग काया निर्मल गबन क्रम गोदान। ठीक है, ये ट्रिक याद हो तो ये उत्तर है सही हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अमृतलाल नागर रचित इन उपन्यासों का क्रम। बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर। बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, ये बूंद और समुद्र वहीं आ गया था। अगर उत्तर ऐसे गलत हो जाए तो वैसे सही कर सकते हो। वहां पूछा गया था रंगभूमि अमृत और विष पूछा गया था, ये अमृत और विष रहा। बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र ही पूछा गया था वहां। मानस का हंस, ये 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष और मानस का हंस, ये वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा इसका। ठीक है ना, सही क्रम पूछा गया है। मानस का हंस किसे कहा गया है? तो मानस का हंस तो तुलसीदास जी को कहा गया है। खंजन नयन किसको कहा गया है? खंजन नयन सूरदास जी को कहा गया। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा हुआ? पुनर्नवा ने लिखा हुआ। अनामदास का पोथा पुनर्नवा। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, ये किसके है? तो ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है ये तो। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है ये। ठीक है, हाँ जी। कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? याद रख लेना, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ये खोई हुई दिशाएं, ये तो कमलेश्वर की है। खोई हुई दिशाएं, ये तो कमलेश्वर की है। खोई हुई दिशाएं, ये तो किसकी है? तो ये कमलेश्वर की है। मलबे का मालिक, ये तो मोहन राकेश जी की है। ये मलबे का मालिक मोहन राकेश जी की है। जिंदगी और जोंक अमरकांत की है। प्रसिद्ध कहानी है ये, जिंदगी और जोंक। जान लक्ष्मी कैद कैद है राजेंद्र यादव की है भैया। किसकी है ये राजेंद्र यादव की है। कौन सा उत्तर ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना, मलबे का मालिक वही कहानी है जिस पर हिना फिल्म बनी हुई है। याद रख लेना, कौन सी फिल्म बनी हुई है? तो हिना फिल्म बनी हुई है। गदल कहानी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पूछी जाएगी। आपके पूछी जाएगी भाई, आपके पूछी जाएगी। कौन सी कहानी? गदल कहानी। किसने लिखी थी? रांगे राघव ने लिखी थी। गुर्जर समाज पर लिखी गई कहानी है। ठीक है, गदल एक स्त्री है जो गुर्जर समाज से संबंधित है। पढ़ना, टाइम मिले तो जब स्कूल व्याख्याता बन जाओ उसके बाद पढ़ना, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में ये कहानी लगती है। गदल कहानी वेरी इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं मैं, इस वजह से करवा रहा हूं कि कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में स्कूल व्याख्याता में पूछी गई, आपके भी पूछी जा सकती है, सीधी सीधी दोबारा रिपीट हो सकती है ये। इसलिए स्क्रीनशॉट ले लेना। गदल कहानी किसकी है? तो किसकी है? रांगे राघव जी की है। उदय प्रकाश, उदय प्रकाश, ये ऑप्शन भी मुझसे गलत हो गया था भाई, क्या करें। उदय प्रकाश वाली कहानी याद करी लेकिन गलत हो गया। हाँ, तिरीच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, पत्थर गली। पत्थर गली तो नासिरा शर्मा की है। ये तिरीच कहानी, तिरीच क्या है? ये तिरीच, तिरीच जो अपने बोलते हैं ना गो, या फिर जो गोयरा बोलते हैं, इस पर लिखी गई कहानी है। सपने में आता है वो गोयरा। तिरीच, तिरीच क्या है? तो गोह या गोरा है, उससे संबंधित तिरीच कहानी है। तिरीच कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखी। ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है ये। हाँ जी। तार सप्तक से के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा सप्तक का संपादन 1959 में हुआ था, पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। चौथा का 1979 में हो जाएगा। ठीक है, शकुंतला, शकुंतला तो दूसरा सप्तक में थी भाई, गलत हो जाएगा ये। दूसरा सप्तक में थी।
रघुवीर साहब बिल्कुल सही बात है, दूसरे सप्तक के कवि थे। ये तो तीसरा सप्तक में थी, दूसरा सप्तक में। कीर्ति माथुर, कीर्ति चौधरी थी ना, कीर्ति चौधरी तीसरा सप्तक में थी। ऐसे हो जाएगा इसको उत्तर। तो ये उत्तर नंबर कौन सा सही होगा, तो उसका उत्तर नंबर 3, ये उत्तर नंबर 3 याद कर लेना इसका। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि, चिंतामणि तो बहुत प्रसिद्ध है, चिंतामणि शुक्ल जी का है, ये वाला शुक्ल जी, शुक्ल जी का चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि शुक्ल जी का बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कहते 3 भाग, कभी कहते 4 भाग, इनमें विवाद रहते हैं अपने, तो ऐसे याद कर लो किसका है ये। हाँ जी, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित निबंध है, निबंध पूछा गया है। तो निबंध अशोक के फूल तो किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये गेहूं और गुलाब ये किसका है, तो ये तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। गेहूं और गुलाब किसका है, तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी का है। ये जो आंगन का पंछी और बंजारा मन है, ये आंगन का पंछी और बंजारा मन, ये तो विद्यानिवास मिश्र का है भैया। आंगन का पंछी और बंजारा मन ये विद्यानिवास मिश्र का है। 3 ही है ललित निबंधकार। एक जो चौथा लिखवा रहा हूं प्रिया नीलकंठी, ये कुबेरनाथ रोय का है। 3 ही है, 3 ही है ललित निबंधकार। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, आंगन का पंछी और बंजारा मन मैंने सील पहुंचाई, विद्यानिवास मिश्र, प्रिया नीलकंठी, कुबेरनाथ रोय। ठीक है, कुबेरनाथ रोय जी का है भाई। ठीक है, किसका है, तो कुबेरनाथ रोय जी का है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ताकि महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हो तो आप बाद में भी सही कर सकते हो। हाँ जी, कौन सी रचना नरेश मेहता की है, नरेश मेहता की संशय की एक रात, भगवान राम का संशय। इसमें किसका संशय है, संशय है भगवान राम का संशय। युद्ध से पहले भगवान राम का संशय। ठीक है, भगवान राम का संशय है युद्ध से ठीक पहले। वो युद्ध से पहले सोचते हैं कि क्यों मैं युद्ध कर रहा हूं, सीता के लिए युद्ध कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि मैं सीता के लिए ही नहीं, बाकी जनता के लिए भी तो युद्ध कर रहा हूं। कितनी जनता है वो रावण से त्रस्त है, तो रावण को हराकर उन जनता को मैं सुखी कर सकता हूं। उसके बाद में दोबारा वो उनका संशय दूर हो जाता है। वो संशय की एक रात। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है, एक और द्रोणाचार्य किसका है, तो शंकर शेष का है। स्मृति के रखा है पद के साथी मेरा परिवार, महादेव वर्मा का, ये महादेवी वर्मा हो जाएगा। और आवारा मसीहा, ये आवारा मसीहा तो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है भाई, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। देखो ये जीवनी है, किसकी जीवनी है ये शरद चंद्र की जीवनी है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न था ये। कैसी, उसके बाद में काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र के मैंने अलग से वीडियो बना रखे। आपको ये वीडियो कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जाते जाते एक बार आपको बता दें कि पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है, ये जो पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है, इसको डाउनलोड करके आप स्कूल व्याख्याता, आप सेकंड ग्रेड, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, आप थर्ड ग्रेड, आप इसके अलावा फोर्थ ग्रेड, इसके अलावा जितने भी भर्तियों में हिंदी से संबंधित पार्ट आता है वो सभी के सभी पार्ट इसमें इस प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे ये ऐप मिल जाएगी आपको। गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप है, ये मिल जाएगी और वहां से आप इसे डाउनलोड करके वीडियो कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। अपने सभी साथियों को भी भेजें, ये ऐप का जो लिंक है वो अपने सभी साथियों को भी भेजें। पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है, ये पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है। ये मैं आपको इसकी फोटो दिखा देता हूं ताकि आपके बाद में काम आएगा। ये वाली है, ये पढ़ाई संसार का लोगो है। कई बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर उस वो ऐप का लिंक भेजो सर, मैं डाउनलोड करनी है, या फिर हमें ऐप चाहिए। तो ये वाली पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले जो प्रश्न है वो 2016 वाली भर्ती के हैं, जो 2018 में पेपर हुआ, उससे संबंधित वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक बने रहना, तैयारी करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, अपना ध्यान रखना, आपका चयन निश्चित है।